नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही प्यारी कहानी है, संवेदनशील कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी सुनकर उस पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी का नाम है साथी, जिसे लिखा है सुधीर कुमार जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साथी। निशा बालकनी में खड़ी आकाश की ओर देख रही थी। सुबह से ही आसमानी आकाश में काले काले बादल लहरा रहे थे। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों के बाद अब मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। सावन के महीने की यही खासियत होती है, पूरी कुदरत बारिश में नहाकर खिल उठती है। निशा का मन मयूर भी नाचने को विकल था। सुहाने मौसम में वह भी पति आकाश की बाहों में सिमट जाना चाहती थी, मगर क्या करती। उसका पति आकाश तो अपने कमरे में कंप्यूटर से चिपका हुआ बैठा था। वह 3 बार उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश कर चुकी थी। एक बार फिर वह आकाश के कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, प्लीज चलो ना आकाश बाहर, बारिश बंद हो जाएगी और तुम काम ही करते रह जाओगे। बोला ना निशा, मुझे जरूरी काम है। तुम चाहती क्या हो आखिर? बाहर जाकर क्या करूंगा मैं? तुम भूल क्यों जाती हो यह बात कि अब हम जवान नहीं हैं, हम प्रौढ़ हो चुके हैं। तुम्हारी नौजवानों वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती अब तुम पर। तुनकते हुए निशा बोली, मैं कौन सा तुमसे रेन डांस करने को कह रही हूँ? बस बाहर बैठकर सुहाने मौसम का आनंद लेने को ही तो कह रही हूँ। गरम गरम चाय और पकोड़े खाते हुए जिंदगी के खट्टे मीठे पल याद करने को ही तो कह रही हूँ। देखो निशा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि बाहर बैठकर कुदरत का नज़ारा निहारो और खट्टे मीठे पल याद करो। मुझे चैन से काम करने दो। तुम अपने लिए कोई फ्रेंड या रिश्तेदार क्यों नहीं ढूंढ लेती, जो हरदम तुम्हारा मन लगाए रखे और हर काम में साथ दे। कहकर आकाश फिर से काम में लग गया और निशा बेचारी मुंह बनाती हुई रसोई में घुस गई। वह इस शहर में करीब 3 साल पहले आई थी। आकाश का तबादला हुआ तो पुराना शहर छोड़ना पड़ा। पुरानी सहेलियां और पुरानी यादें भी पीछे छूट गई। इस शहर में अभी किसी से ज्यादा परिचय नहीं हुआ था उसका। वैसे भी यहाँ लोग अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। पड़ोस के घर में मिस्टर सिन्हा अपनी मिसेज के साथ रहते हैं। 60 साल के करीब यह दंपत्ति दरवाजा खोलने में बहुत आलसी है। दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा है, जो 2 बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। खुद निशा के दोनों बच्चे अब बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, इसलिए हमेशा पुस्तकें या लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हैं। बड़ा बेटा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई है। पूरे घर में निशा ही तो है जो बिजी नहीं है। घर के काम निपटाकर उसे इतना समय आराम से मिल जाता है कि वह अपने मन का काम कर सके। कभी किताबें पढ़ती है, कभी चित्रकारी और कभी यूं ही कुदरत को निहारती है। उसका यही मनपसंद टाइम पास है। ये सब करने के बाद भी कई बार उसका टाइम पास होता नहीं है तो वो उदास हो जाती है। इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। वैसे भी वह अपने घर की इकलौती बेटी थी। पापा की मृत्यु के बाद मम्मी ने ही उसे संभाला था। अभी भी निशा दिल से मम्मी के ही बहुत करीब है। मम्मी खुद बहुत व्यस्त रहती हैं। वैसे भी वे दूसरे शहर में सरकारी जॉब में है। निशा की एक दो सहेलियां हैं, मगर फोन पर कितनी बात की जाए। निशा का मन आज बहुत ही उदास था। शाम तक उसे कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा था। रात में पलंग पर लेटे लेटे उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह आकाश और बच्चों के साथ वो भी तैयार होने लगी। बेटी प्रिया ने जब निशा को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा तो पूछी, बेटी मम्मी, आप कहाँ के लिए तैयार हो रही हो? पिक्चर देखने जा रही हूँ, इठलाते हुए निशा ने कहा था। प्रिया ने फिर से पूछा, पिक्चर देखने? मगर किसके साथ? खुद के साथ ही जा रही हूँ आज। ये क्या कह रही हो मम्मी? भला पिक्चर भी कहीं खुद के साथ देखी जाती है? अकेले क्यों जा रही हो आप? तो फिर क्या करूं? बता जरा। तू चलेगी मेरे साथ? तेरे पापा चलेंगे? नहीं ना। कोई रिश्तेदार या फ्रेंड है इस शहर में मेरा? नहीं ना। बता, फिर मैं क्या करूं? अजीब लगेगा ये सोचकर अपने मन को कब तक मारती रहूं मैं? और कब तक मारूंगी? कभी तो मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी है ना, अकेले चलने की। सबके होते हुए मैं तो अकेली ही हूं ना।
निशा की बात सुनकर घर के सभी सदस्यों की नजरें निशा पर जा टिकी, मगर कोई कुछ कह न सका। निशा अपना पर्स उठाकर और सैंडल पहनकर घर से निकल गई। वैसे अजीब तो उसे वाकई लग रहा था। कभी भी वह अकेली पिक्चर देखने अब तक गई जो नहीं थी। बाहर आकर उसने ऑटो कर लिया और सबसे नजदीकी थिएटर पर पहुंच गई, जो कि एक छोटे से मॉल में था। वैसे यहाँ अधिक भीड़ नहीं रहती थी, मगर पिक्चर अच्छी होने की वजह से कई जोड़े युवक युवतियां काउंटर के बाहर मंडराते नजर आ रहे थे। जैसे ही काउंटर खुला, लंबी लाइन लग गई। 10 मिनट लाइन में लगकर आखिरकार उसने भी टिकट पा लिया। सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर प्रवेश किया तो देखा बहुत से जोड़े बैठकर शो शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सभी आपस में बतिया रहे थे। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वह अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी। मोबाइल पर फ्रेंड को फोन लगाकर बातें करने लगी। कुछ ही देर में शो शुरू होने का टाइम हो गया। टिकट चेकिंग के बाद एक एक करके सबको अंदर भेजा जाने लगा। वो भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। बगल की सीट पर एक लड़की को बैठी देखकर उसे तसल्ली हुई। वो भी अकेली बैठी हुई थी। निशा ने उससे हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। तब तक उस लड़की का प्रेमी आ गया और दोनों आपस में मशगूल हो गए। निशा चैन से अब बैठकर पिक्चर देखने लगी। इंटरवल के समय जब उस लड़की का प्रेमी पॉपकॉर्न वगैरह लेने जाने लगा, तो निशा ने उसके द्वारा अपने लिए भी कुछ स्नैक्स मंगा लिए। इंटरवल में निशा ने उस लड़की से काफी बातें की। वह लड़की बड़ी चंचल और प्यारी लग रही थी। लड़का भी अच्छा ही लग रहा था। पिक्चर खत्म होने पर तीनों साथ साथ ही बाहर निकले। निशा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों उसी के मोहल्ले के थे। निशा ने उन दोनों को घर चलने का इनविटेशन दिया। निशा की बात पर दोनों ही तैयार हो गए। निशा दोनों को साथ लेकर घर पहुंची। उस वक्त आकाश ऑफिस में और बच्चे स्कूल में गए हुए थे। निशा ने फटाफट कॉफी और ब्रेड रोल बना लिए और दोनों को पूरे मन से खिलाया। लड़की का नाम था रिया और लड़के का नाम अमित था। 1 घंटा बातचीत करने के बाद वो दोनों प्रसन्नचित्त होकर वहां से चले गए। निशा का मन भी आज बहुत खुश था। उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जो गुजरा था। अब तो वह अक्सर अमित और रिया को अपने घर पर बुलाने लगी। कभी अमित व्यस्त होता तो रिया अकेली आ जाती। फिर वो दोनों मिलकर शॉपिंग करने चली जाती या कभी कहीं कहीं घूमने ही निकल जाती। निशा को अमित और रिया के रूप में मनचाहे साथी या कहिए रिश्तेदार मिल गए थे। वहीं अमित और रिया के लिए निशा दोस्त, बहन, माँ, दादी, गाइड जैसे किरदार निभा रही थी। वे निशा से दोस्त की तरह अपनी हर बात शेयर करते। निशा कभी बहन की तरह प्यार लुटाती तो कभी माँ की तरह उनकी चिंता भी करती। कभी दादी की तरह उनकी समस्याओं को भी सुलझा देती, आज्ञा भी देती, तो कभी गाइड की तरह सही रास्ता भी दिखाती। उन दोनों को कोई भी परेशानी आती तो वे बेखटके निशा के पास पहुंच जाते। निशा उनके लिए हमेशा तैयार रहती। वैसे भी वह तो पूरे दिन घर में अकेली ही रहती थी, सो इन दोनों के साथ खुलकर टाइम पास करती। एक दिन दोपहर के समय रिया निशा के घर आई। दरवाजा खुलते ही वह निशा के सीने से लगकर रो पड़ी। उसकी रुलाई देखकर निशा तो घबराई गई। उसे बैठाकर पानी पिलाया। रिया की आंखें सूजी हुई थी। वह रोए ही जा रही थी। रिया का कंधा थपथपाते हुए निशा ने कारण पूछा तो रिया बोली, निशा दीदी, मैं अब अमित से कभी बात नहीं करूंगी, उससे कभी नहीं मिलूंगी। अरे, ऐसा क्या हो गया? चौंकते हुए निशा ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, वह मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता। उसे तो कोई भी लड़की चलती है। ये कैसी बकवास कर रही है तुम? डांटते हुए निशा ने कहा। तब वो फूटी पड़ी। दीदी, आज मुझे कॉलेज जाने में थोड़ी देर क्या हो गई। 1 बजे के करीब ही पहुंची थी, तो पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि अमित एक नई लड़की के साथ ही कैंटीन में बैठा कॉफी पी रहा। उन दोनों को देखकर मैं बहुत उदास हो गई और बाहर लॉन में आकर एक बेंच पर बैठ गई। फिर क्या हुआ जानती हैं? क्या हुआ? फिर अमित उस लड़की का बैग उठाकर लॉन में आया और दोनों एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने मुझे देखा नहीं था। उसका ध्यान तो पूरी तरह से उसी लड़की पर था। जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें करते रहे। मेरा दिल बहुत जल उठा और मैं वहां से उठकर चली आई। क्लास में जाने का भी मन नहीं हुआ। रिया की आंखें फिर से भरकर बहने लगी। निशा हंसती हुई बोली, बस इतनी सी बात है दीदी। ये इतनी सी बात नहीं है। आज अमित ने दिखा दिया कि वो जरा भी वफादार नहीं है। पागल है तू।
ऐसा कुछ नहीं होता। निशा ने रिया को समझाना चाहा कि तब तक निशा की बेटी प्रिया भी घर में दाखिल हो गई। अरे, क्या हुआ बेटी, तुम बहुत जल्दी आ गई आज। हाँ मम्मा, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार है। ओह, रुक मैं आती हूँ। तब तक रिया उठ खड़ी हुई। दीदी, आप प्रिया को संभालिए, मैं अभी चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। ठीक है रिया, पर इस बात को सीरियसली मत लेना, हो सकता है कि वह लड़की अमित की जान पहचान की हो। जी दीदी, मैं अभी चलती हूँ। रिया चली गई और निशा प्रिया की देखभाल में लग गई। अगले 3-4 दिनों तक निशा प्रिया में ही लगी रही, क्योंकि उसे तेज बुखार चढ़ गया था। चौथे दिन जब वह थोड़ी ठीक हुई तो उसे रिया का ध्यान आया। उसने रिया से फोन मिलाया तो उसने उठाया नहीं। घबराकर निशा ने अमित को फोन लगाया और अमित से रिया के बारे में पूछा। अमित ने बड़े उदास लहजे में कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है दीदी, 3 दिन हो गए, मेरी रिया से कोई बात नहीं हुई है। पर ऐसा क्यों? दीदी, रिया बहुत शक की लड़की है, अजीब तरह से व्यवहार करती है, मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगा, उसके साथ साथ निभाना बहुत कठिन है। अरे पागल हो क्या तुम, ऐसे नहीं करते, कल मेरे पास आना, मुझे मिलना है तुम दोनों से साथ साथ में। ठीक है दीदी, कल 2 बजे आता हूँ मैं। अगले दिन निशा ने रिया को फिर से फोन लगाया। उसने उदास स्वर में हेलो कहा तो निशा ने उसे 2 बजे घर आने को कहा। फिर 2 बजे के करीब अमित और रिया दोनों ही निशा के घर पहुंचे। एक दूसरे को देखते ही उन्होंने मुंह बनाए और खामोशी से मुंह फेर कर बैठ गए। निशा ने कमान संभाली और रिया से पूछा, तुम्हारी क्या शिकायत है? रिया ने ठंडा सा जवाब दिया, ये दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है, जरा मौका मिला नहीं कि इधर उधर मुंह मारता है। अमित ने घूर कर रिया को देखा और नजरें फेर ली। निशा ने जब अमित से पूछा कि तुम्हारी भी कोई शिकायत है क्या, तुम्हें क्या कहना है, तो अमित बोला, दीदी, इसने मुझसे इतने रूखे तरीके से बात की है जो मैं आपको बता नहीं सकता। 2 दिन तो मैडम मुझसे मिली नहीं और ना ही फोन उठाया। जब तीसरे दिन जबरदस्ती मैंने बात करनी चाहिए और इसका कारण पूछा तो यह मुझ पर सीधे सीधे आरोप लगाती हुई बोली कि तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाना पसंद है। तो ठीक है, करो जो करना है, पर मुझसे बात मत करना। अब बताइए दीदी, मुझे कैसे लगेगा? अमित का गुस्सा फूट पड़ा था। निशा ने उसे शांत करते हुए कहा, अमित, वो लड़की कौन थी बताना। दीदी, वह मेरे शहर की थी और उसके सब्जेक्ट भी सेम मेरे वाले थे। वो हमारी साधना मैडम की भतीजी है। उन्होंने मुझे उसका ध्यान रखने और गाइड करने को कहा था, बस वही कर रहा था और इसने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। रिया, मुझे नहीं लगता कि अमित की कोई गलती है। निशा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जिससे आप प्यार करते हैं उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, है कि नहीं? अमित, तुम्हें भी रिया की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था। जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन और शक होना स्वाभाविक ही है। रिया ने जलन की वजह से ही ऐसा बर्ताव किया। अब तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी कहो और मेरे आगे एक दूसरे के गले लगो। रिया और अमित मुस्कुरा पड़े। एक दूसरे को सॉरी बोलते फिर वे दोनों निशा के गले लग गए। निशा का दिल खिल उठा था। अमित और रिया में उसे अपने बच्चे ही नजर आने लगे थे। सबने मिलकर शाम तक खूब बातें की और फिर चाय नाश्ते का आनंद लिया। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। समय के साथ साथ निशा अमित और रिया के और भी करीब आती गई। इस बीच अमित को नौकरी मिल गई और रिया एक ट्रेनिंग में बिजी हो गई। इधर अमित और रिया के घर में उनकी शादी की बातें भी चलने लगी थी। निशा के कहने पर उन्होंने अपने घर वालों से एक दूसरे के बारे में बताया और अपने प्यार की जानकारी भी दी। रिया के घर वाले तो थोड़े ना नुकुर के बाद तैयार हो गए, मगर अमित के पेरेंट्स ने गैर बिरादरी की लड़की को बहू बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अमित ने रिया को सारी बात बताते हुए भागकर शादी करने का ऑप्शन दिया। तब रिया ने एक बार फिर निशा दीदी से सलाह लेने की बात की। अमित तैयार हो गया और दोनों एक बार फिर निशा के पास जा पहुंचे। निशा ने सारी बातें सुनी और थोड़ी देर सोचती रही। भागकर शादी करने की बात सिरे से नकारते हुए निशा ने मन ही मन एक प्लान बनाया। निशा ने अमित से अपनी माँ का नंबर देने को कहा और उसके रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी ली। नंबर लेकर निशा ने अमित की मम्मी को फोन लगाया। उधर से हेलो की आवाज़ सुनते ही निशा ने कहा, बहन जी, मैं निशा बोल रही हूँ, आपका नंबर मुझे अपने पति से मिला है। मेरे पति आपके एक रिश्तेदार के साथ ऑफिस में काम करते हैं।
असल में बहन जी, हम भी आप ही की बिरादरी के हैं और आपके रिश्तेदार ने बताया कि आपका बेटा शादी लायक है, बहुत ही लायक है। तो मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी की शादी की बात चलाऊं। हम भी राजपूत हैं और हमारी बेटी बहुत ही संस्कारशील और खूबसूरत भी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। हाँ जी, तो हम भी मिलना चाहेंगे। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आप आ जाइए हमारे घर पर। थोड़ी देर और बातचीत होने के बाद अगले ही दिन अमित की मम्मी रिया को देखने निशा के घर आ गई। रिया पहले से ही वहां तैयार होकर पहुंच चुकी थी। रिया का बातचीत करने का तरीका, व्यवहार, उसकी पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती अमित की मम्मी को पसंद आया। हर तरह से रिया को परखने के बाद उन्होंने निशा से इस रिश्ते की सहमति देते हुए जल्द से जल्द एंगेजमेंट करने का वादा भी कर लिया। एक बार वे रिया को अपने पति और अमित से भी मिलाना चाहती थी। निशा ने तुरंत बाजी अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं समदन जी, एक दो दिनों में मैं खुद ही अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज दूंगी। अब तो यह आपकी बेटी भी है, अमित से मिलवा दीजिएगा आप। चाहे तो अमित और उसके पापा यहाँ आकर भी रिया को देख सकते हैं। जी जरूर, खुश होते हुए अमित की मम्मी ने कहा। इस बीच अमित की माँ ने यह कहकर अमित को निशा के यहाँ भेजा कि अपनी आंखों से लड़की देख लो। अमित और रिया उस दिन सुबह से शाम तक निशा के यहाँ ही थे और जी भरकर इस बात का मजा ले रहे थे। घर जाकर अमित ने औपचारिक रूप से लड़की के लिए अपनी सहमति दे दी। अब तो रिया 6 दिन में एक बार अमित के यहाँ भी चली जाती थी। इधर उनकी एंगेजमेंट का दिन 1 महीने बाद का तय कर दिया गया था। अमित चाहता था कि एंगेजमेंट से पहले वह अपनी मम्मी को हर बात सच सच बता दे, पर निशा ने उसे फिलहाल खामोश रहने की सलाह दी। इस घटना के करीब 20-21 दिन बाद की बात है। उस दिन अमित ऑफिस के काम से शहर से बाहर था। अचानक शाम के समय ऑफिस से लौटते ही अमित के पापा के सीने में तेज दर्द होने लगा। अमित की मम्मी के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे बहुत घबरा गई। रोते रोते ही उन्होंने अमित को फोन लगाया। अमित ने तुरंत ही रिया से अपने घर पहुंचने की गुजारिश की। रिया दौड़ी दौड़ी अमित के घर पहुंची। रास्ते में उसने एम्बुलेंस वालों को भी फोन कर दिया था। घर पहुंचकर उसने एक तरफ अमित के मम्मी को संभाला, दूसरी तरफ पापा को भी। उसने पापा के टाइट कपड़े ढीले करने को कहा मम्मी से। फिर उन्हें दोनों ने मिलकर उठाकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। पैर नीचे की तरफ और सिर थोड़ा ऊपर की ओर इस तरह से उन्हें लिटाया ताकि ब्लड की सप्लाई हार्ट तक होती रहे। तब तक एम्बुलेंस पहुंच गई। वह तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल पहुंची और आईसीयू में एडमिट करवाया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। रिया सबसे सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी कि वे ही इस केस को हैंडल करें। आनन फानन में सारे इंतजाम भी हो गए। अमित की मम्मी एक कोने में बैठी रिया की दौड़ भाग देखती रही। रिया अमित के पापा की केयर अपने पापा के समान ही कर रही थी। ये सब देखकर अमित की मम्मी की आंखें भर आई थी। रिया उस दिन रात भर जागकर पापा का ध्यान रखती रही। अगले दिन उनकी सर्जरी की बात उठी। रिया ने रुपयों का इंतजाम किया। कुछ अमित की मम्मी से लिया और कुछ अपनी तरफ से मिलाकर फटाफट रुपए भी जमा कर दिए। ऑपरेशन सफल रहा। शाम तक अमित भी आ गया। 2 दिनों बाद जब अमित के पापा थोड़े नॉर्मल हुए तो उन्होंने रुंधे गले से रिया की तारीफ की और उसे बेटी कहकर अपने गले से लगा लिया। 6 दिनों के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। वे घर आ गए। अब तक एंगेजमेंट का दिन भी नजदीक आ चुका था। एंगेजमेंट से 2 दिन पहले ही अमित ने अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताने की सोची। अमित ने उस दिन कांपती जबान से कहा, पापा, मम्मी, मैं आप लोगों से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता। दरअसल रिया हमारी जाति बिरादरी की नहीं है। वह निशा दीदी की बेटी भी नहीं है। रिया तो वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अमित ने सच बताकर नजरें झुका ली। वह डर रहा था कि शायद अब उसके माता पिता नाराज हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। अमित के पापा ने कहा, बेटा, इस बात का एहसास तो हमें पहले ही हो गया था कि जिस प्यार और अपनेपन से रिया हमारी देखभाल कर रही थी और फिक्रमंद थी, उसी से पता चल रहा था कि वह तुमसे कितना प्यार करती है। तुम दोनों के इस प्यार के बीच हम दोनों कतई नहीं आएंगे। वैसे भी रिया किसी भी जाति बिरादरी की क्यों ना हो, उसे हमने बेटी तो मान ही लिया है। अमित की आंखें खुशी से भर आई। उसकी मम्मी ने बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है और इस सुंदर रिश्ते को जोड़ने में मदद करने वाली निशा जी भी हमारी रिश्तेदारी है। कल हम सब उनके घर मिठाई लेकर चलेंगे।
अगले दिन निशा का घर हंसी ठहाके से गूंज रहा था। खिले खिले चेहरों के बीच बैठी निशा के पास अब रिश्तेदारों की कमी नहीं थी। अब उसे इस शहर में बिल्कुल भी अकेला नहीं लगने वाला था। मित्रों, अभी आप सुधीर कुमार की लिखी कहानी साथी सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।